हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आप देखेंगे आज हम आपको आव्यूह गुणन के गुणधर्म, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे क्रम विनिमयता। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जैसे योग के लिए उसी तरह इसके लिए भी नियम होते हैं। तो सामान्यतः आव्यूह गुणन की जो प्रक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, फिर भी इसके कई स्थितियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं, उनको आप देखते हैं। तो पहली स्थिति है, यदि दो आव्यूह समान कोटि के हैं। कैसे हैं? समान कोटि के हैं, तो हम यूं कह सकते हैं ए बी और बी ए ज्ञात किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वो इक्वल हो, अर्थात वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा यहाँ a बराबर 2 0 2 0 2 0 0 0 समान कोटि के हैं। आप देख लीजिए, जैसे ही हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 4 0 4 0। ओके, तो बी ए का आंसर भी अगर यही आ जाता तो ठीक थे, अदरवाइज क्या लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि समान कोटि के आव्यूह होने पर ये आवश्यक नहीं है कि वो इक्वल हो, अर्थात वो अक्रम विनिमयता नियम का पालन करेंगे लेकिन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेंगे। दैट क्लियर? बहुत सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं, मैंने तो एक ही लिया है। बी पार्ट, यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन तथा बी बराबर बी आई जे एन गुणा पी हो, तो आप देख रहे होंगे ए बी तो संभव है परंतु बी ए संभव नहीं होगा, अर्थात बी ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो स्वाभाविक बात है क्रम विनिमय नियम का पालन ही नहीं करेगा। ए बी तो ज्ञात कर लिया, बी ए हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम पहले ही कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है। सी पार्ट की बात करते हैं, यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन और बी बराबर बी आई जे एन गुणा एन, तो खास बात क्या होगी, जब हम ए बी निकालेंगे तो भी संभव होगा, बी ए निकालेंगे तो भी संभव होगा, परंतु इनके क्रम समान नहीं आएंगे। आप देख लीजिए, जब हम एन गुणा एम करेंगे तो इसका एम गुणा एम आएगा, उसका एन गुणा एन आएगा, अर्थात फिर भी हम कह सकते हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सीधा दिख रहा है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m गुणा n आएगा, जब हम bA करेंगे तो m गुणा m आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे, हर चीज समान होनी चाहिए, तो इसके क्रम समान नहीं आएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, ये भी क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी नियम में, किसी भी स्थिति में, किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में हम ऐसा भी देख सकते हैं, सामान्य से थोड़ा अलग हटके, कि इनका गुणन भी संभव है, परिभाषित है, एवं ये समान भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्थिति बता रहा हूं ये आप पकड़ के चलना, ये कॉम्पिटिटिव है। ठीक है भाई, क्यों कॉम्पिटिटिव है आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईआईटी में भी पूछा गया कई बार। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह, कैसे आव्यूह? विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय का पालन करता है या होता है, तो उस स्थिति की बात मैं कर रहा हूं जिसमें ऐसा संभव है। तो हमने विकर्ण आव्यूह लिया, विकर्ण आव्यूह की आपको पता ही है, यानी कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, वर्ग आव्यूह होता ही ऑलरेडी। तो हमने 1 0 0 2 ले लिया, यहाँ 3 0 0 4 ले लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने देखा ये गुणा तो संभव है ही ऑलरेडी, 2 गुणा 2 है, समान कोटि के हैं, चूंकि हमने विकर्ण आव्यूह लिए हैं, है ना, समान क्रम के, तो इनका गुणा किया तो क्या आ गया 3 0 0 8। बी ए निकालोगे तो भी यही आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये विभिन्न स्थिति हो गई, तो हम ये कह सकते हैं किसी विभिन्न परिस्थिति में, है ना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और वो विभिन्न स्थिति क्या होगी, केवल समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन ही क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये नहीं हमने ये उदाहरण दिया, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सभी में जो जो विकर्ण आव्यूहों का गुणन करेंगे ए बी और बी ए संभव होंगे, बराबर होंगे, परिभाषित होंगे, और ए बी बराबर बी ए ही आएगा। तो इसलिए इस नियम का विशेष तौर पर आप पालन करेंगे और ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा है ये प्रश्न। नेक्स्ट आता है कि इनके क्या क्या और गुणधर्म है। तो दूसरा गुणधर्म होता है, ये तो क्रम विनिमय की बात कर रहे थे, केवल क्रम विनिमय सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही था गुणन का। दूसरा आता है सहचरता, इसमें 3 आव्यूह लेते हैं ए बी सी, हमने 3 आव्यूह लिए और क्रम विनिमय नियम ये कहता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये सहचर नियम का पालन करते हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, तत्समकता में आई ए बराबर ए आई, तो आई यहाँ पर क्या है, तत्समक आव्यूह है, तो उसका अगर हम किसी आव्यूह मल्टीप्लाई करें तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है, इसलिए आई जो है वो कैसा आव्यूह है, ये तत्समक आव्यूह है। नेक्स्ट बात करते हैं बंटनता, यानी कि वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? यदि आव्यूह ABC योग एवं गुणन के लिए अनुकूलनीय है तो A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी, हमने कोई इस तरह के आव्यूह लिए जिनका योग करें और उसका गुणा इससे पहले ही लिख दिया अनुकूलनीय। अनुकूलनीय का मतलब उसके अनुकूल हो। इस बात का अर्थ यह बताता है कि उसी के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, गुणा किया जा सकता हो, योग किया जा सकता हो, इस बात को यह अर्थ किया जाए। तो ए बी प्लस ए सी मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इसलिए ये हम बंटनता नियम का पालन कहते हैं। और तीसरा इसकी का दूसरा नियम है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी और प्लस बी सी, ये भी बंटन नियम का पालन करता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अभी थोड़ा सा और थ्योरी है, इसको बताते फिर सवालों पर की ओर चलेंगे। हाँ तो बच्चों देखेंगे आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। यदि ए तथा बी दो समान कोटि के आव्यूह हैं तथा के एवं एल दो अचर या अदिश राशियां हैं, तब क्या क्या होता है? के प्लस एल इंटू ए बराबर के प्लस एल ए, के इंटू ए प्लस बी, के ए प्लस के बी। के एल ए को इस तरीके से 3 बार लिखा जा सकता है, एल के इंटू ए। मतलब आवश्यकता के अनुकूल है, ये चीज समझो कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। आई ए इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू ए तो इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम उसके अदिश गुणन के गुणधर्मों का पालन करा सकते हैं। अगला होता है गुणन प्रतिलोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह यदि समान क्रम के 2 वर्ग आव्यूह ए तथा बी का गुणन इकाई आव्यूह हो तो b को a का गुणन प्रतिलोमी तथा a को b का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं। अर्थात ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, आई आना चाहिए हो तो a तथा b परस्पर गुणन प्रतिलोमी या गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। तो a बराबर ये लिया, b बराबर ये लिया समान कोड के लिए और इनका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इनका आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यही बी आएगा। इसलिए क्या प्रूफ हो गया? ये किसके बराबर है? आई के। मैंने यही तो लिखाया। अर्थात 2 समान कोट के वर्ग आव्यूह का गुणन करने पर यदि एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो तो ऐसे आव्यूह गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते। ए को बी का और बी को ए का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शून्य के भाजक। छोटी छोटी बातें रह गई, बस कंप्लीट होने वाला है। शून्य के भाजक थ्योरी बहुत है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे मैं लगातार 3 दिन 2 दिन पहले पढ़ा दी, तीसरा दिन है, चौथा दिन है। यदि 2 अशून्य आव्यूह, कैसे अशून्य, तो अशून्य ना हो, ए तथा बी का गुणन ए बी, ऐसे आव्यूह लेने जो अशून्य हो, उनका गुणन एक शून्य आव्यूह हो तो ए तथा बी शून्य के भाजक कहलाते हैं, अर्थात 0 डिविजिबल कहलाते हैं। तो यदि ए बराबर 1 1 1 1, ठीक है, बी बराबर -1 1, इस तरह से लेना है कि उनका शून्य आ जाए। तो हमने ए भी किया, तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ से क्या बन गया? 0 0 0 0 आगे। अर्थात हम कह सकते हैं ए तथा बी शून्य के भाजक हैं। ठीक है, 0 डिविजिबल कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्या है कि चीज़ें हमें लर्न रहनी चाहिए, मेमोरी में हमेशा होनी चाहिए कि ऐसा होता है कभी भी कोई क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे तो सवाल ही बहुत कम है इनके, सीधे सीधे सवाल हैं। ये दिया गया तो ये ज्ञात कीजिए, ये दिया गया तो ये ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जो पहले वाली में हम बता चुके, इसकी पहले लेक्चर में। वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक आते हैं, इसमें थोड़ा सा और है। एक वर्ग आव्यूह ए को स्वयं से गुणा करने पर गुणनफल को ए स्क्वायर कहते हैं। फिर पुनः ए स्क्वायर को ए से करते हैं ए क्यूब कहते हैं, ए क्यूब को पुनः ए से करते हैं तो ए की घात 4। इसी प्रकार ए की घात n-1 को कर दें ए से तो ए की घात n बन जाता है। तो वही देखिए a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब इंटू ए बराबर ए की घात 4 और ए की पावर n-1 इंटू ए बराबर ए की घात n। तो यहाँ से हमने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे ए बराबर दिया गया 1025, तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया? ए इंटू ए, यहाँ से हमने इस तरह लिखा और इसका मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 1 12 0 25। तो आपने देखा ए स्क्वायर फाइंड हो गया। अगर हमें ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, ए की घात 4 चाहिए तो ए की घात 4। वहाँ ऐसे नहीं होगा कि होल स्क्वायर खोल रहे हैं, इस तरीके से ही आपको करना होगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आएगा आगे ये भी आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो आपको यहाँ नियम ध्यान रखना आव्यूह वाला, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होल स्क्वायर नहीं खुलेगा।
ठीक है ना। तो इसलिए a प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर ऐसे निकलेगा, बी स्क्वायर ऐसे निकलेगा, ए बी गुणा करके निकलेगा, और फिर अगर बराबर आ जाए जोड़ने पर, तो ये साइड बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये सिद्ध होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। थ्योरी कंप्लीट होने के साथ साथ ही मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। इसको आप 2 मिनट के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, और थ्योरी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कंप्लीटली बताने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो अब आप देखेंगे एक थ्योरी कंप्लीट हो गई आपकी। इस थ्योरी को एक बार आप पढ़ लें, अच्छी तरीके से याद कर लें क्या क्या होता है, सारी बातें मैंने बता दी हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एक सवालों पे आते हैं, किस तरीके से नियमों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर दिया गया, b बराबर दिया गया, इनके क्रम क्या होंगे, 1 2 2 गुणा 3 2 गुणा 3, ठीक है। 2a माइनस 3b, आपको ये फाइंड करना। जैसे ही ऐसा करना हो तो दिमाग में ये आना चाहिए लाना क्या है, तो 2a माइनस 3b। अब देखो एक नंबर का सवाल आएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, सीधे आप 2 और a, 2 4 माइनस 1 3 2 3 2 और 5 माइनस 3, और यहाँ से 2 1 0 माइनस 1 3 4। देखा आपने, हमने क्या किया, ए और बी के मानों को इसमें सेट कर दिया। सेट करने के बाद कौन सा नियम आ गया, एक अदिश का आव्यूह से गुणा। और एक अदिश का आव्यूह में गुणा क्या होता है, प्रत्येक अवयव में इसका गुणा किया जाता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। तो नियम के अनुसार 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आपको केवल आव्यूह में जोड़ना, घटाना और गुणा करना। अभी डिब्बों के बाहर कर रहे थे, अब डिब्बों में खेलना है, बट डिब्बों के अंदर खेलते रहो, हो जाता है, ठीक है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 0 की 0, 3 माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जोड़। अब देखो समान कोट के नियम सारे याद रखने, समान कोट के ही आव्यूह योग किए जा सकते हैं और अंतर किए जा सकते हैं। तो देखो समान कोट के 2 गुणा 3 2 गुणा 3 आराम से संगत अवयव माइनस कर दीजिए। तो 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5, -2 माइनस 0 कितना हो गया, -2, 6 माइनस माइनस कितना हो गया, +9, 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5, और 10 माइनस 12 कितना हो गया, -2, ठीक है। 2 गुणा 3, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं से, एग्जाम्पल नंबर 6, बढ़िया प्रश्न है, इसको भी ले लेते हैं। यदि b बराबर, तरीका सीखो, बस तरीके आ जाएंगे तो सवाल तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मेथड ही नहीं आया तो क्या करोगे, -2 2 0 3 1 4 तथा c इज इक्वल टू क्या है, 2 0 -2 2 0 -2 एंड 7 1 6 7 1 6, ठीक है। ये सी आ गया। हो तो वो कह रहा है, हो तो आव्यूह ए ज्ञात कीजिए, आव्यूह ए ज्ञात कीजिए जहां 2a माइनस 3v और 5c इज इक्वल टू 0, जहां 0 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये अगर दोनों 2 गुणा 3 क्रम के हैं तो 0 भी 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। इसका तात्पर्य है कि हम हल करते समय 0 आव्यूह का प्रयोग करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से समझना, हर टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने, तो आपको क्या करना है, इसे क्योंकि जो दिया है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। देखो कुछ लोग पहले क्या करेंगे, इसमें हमें a निकालना है, कुछ लोग और हम लोग सब एक ही है। अब तरीका हो सकता है सब लोग वैल्यू रख लें, पहले हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो 3b माइनस 5c, मैंने क्या किया,
एक तरीके से समीकरणों को जैसे हल करते हैं वैसे ही मैंने आव्यूह में पक्षांतर कर दिया। जैसे ही मैंने पक्षांतर किया तो ये 2a बन गया। अब आप 2a यहाँ पे रख लें और 3 इंटू बी का मान रख लें। बी का मान कितना है? -2 2 0, ठीक है, और 3 1 4 नॉर्मल नियम में, और ये हो जाएगा -5c। सी क्या है? 2 0 और -2, और यहाँ हो जाएगा 7 1 6। ओके, इस तरीके से यहाँ पर 2a वही नियम आदेश का आव्यूह में मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 माइनस यहाँ पे 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यहाँ से 2a इज इक्वल टू, फिर से समान कोट के हैं, व्यवकलन कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो -6 -10 -16, ये जोड़ना घटाना देख लेना। -6 में से -10 -16, 6 -0 6, 0 -10 +10, ठीक है। 9 माइनस संगत अवयव जो जैसे सन, 9 -35 कितना हो गया? -26, ठीक है, -26। यहाँ से 3 -5 -2 12 -30 -18। दैट क्लियर? a इज इक्वल टू 1/2, ये इधर चला जाएगा तो -16 6 और 10, -26 -2 और -18। या हमें a चाहिए तो जिसका हम गुणा करते हैं तो उसका गुणा ही कर दीजिए, तो -8 3 और 5, ये कितना? -13 -1 और -9, 2 गुणा 3 क्रम का। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और ये आपका शून्य क्रम का आव्यूह था, शून्य 2 गुणा 3 क्रम का था। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वैल्यू रख के तब पक्षांतर कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप मिला लें, -8 3 5 -13 -1 -9, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होने वाला है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है इन्होंने पहले वैल्यू रख दी हो, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया होगा, सब वैल्यू रख दी होगी और इधर 0 और जोड़ दिया होगा। हम आपको बता रहे हैं ऐसे, तो ये 0 उधर जुड़ जाएगा, तो 0 का मतलब होता है वही 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से वो इसमें जुड़ने के बाद वही आ गया है ना। 0 को जोड़ोगे तो वही रहेगा। तो दिखाना चाहो तो आप शो कर दीजिए, अन्यथा आपका यही आंसर होगा। तो हमने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए हैं वो अभी अदिश का आव्यूह से गुणन, 2 आव्यूहों का जोड़ना, 2 आव्यूहों का घटाना, इस तरीके से और एग्जाम्पल्स भी बता चुका हूँ। तो आज से शुरुआत हो गई आपकी। बहुत सारे उदाहरण आप खुद भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे कितना देख, हाँ जी, तो देखेंगे ए बी, इसने कहा ए और बी दिया गया, ए 2 गुणा 3 का है और बी 3 गुणा 3 का है हो, तो ए बी तथा बी ए दोनों में जिसका अस्तित्व हो, ठीक है, उसे ज्ञात कीजिए। दोनों में जिसका अस्तित्व उसे ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख लो उसे ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, तो चूंकि दिख रहा होगा ए बी संभव है, ए बी संभव है परंतु बी ए संभव नहीं है। देखो अगर आप उधर से रख रहे हो तो 3 गुणा 2 हो जाएगा ना, तो नहीं बनेगा काम, है ना। तो इसलिए ये 3 गुणा 3 होगा और 2 गुणा 3 तो नहीं होगा। तो ए बी संभव है परंतु बी ए संभव नहीं है। तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 -5 1 0 3, यहाँ से 6 -7 और 0 -1 2 and 5 1 0 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर संभव है मल्टीप्लाई, और उत्तर भी क्या आना चाहिए, आप देख रहे होंगे 2 × 3 ही आएगा। तो यहाँ से पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 6 जा 24, 2 1 जा 2 -5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 28, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 और 0। चलिए यहाँ से 4 0, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 + 0 और +3 -7 + 0 + 0, ये हो जाएगा 0
प्लस 0 और प्लस 9। ओके, यहाँ से ये हो जाएगा 24 में से 5 गई 19, 6 और 3 9, माइनस के 24, माइनस के 7, माइनस के 5 और 9, 2 इंटू 3 मिला लेते हैं अपन लोग। 17 24 5 2 7 सॉरी 17 आएगा 17 माइनस 24 माइनस 5 9 माइनस 7 और 9, यही आपका सटीक उत्तर होगा। ठीक है, एक और चाहो तो एक और बता सकते हैं हम, एक और बता देते हैं। देखिएगा x के किन मानों के लिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया, 3 आव्यूह गुणा में लिखे हुए इज इक्वल टू 0 और 0 1 गुणा 1 की आव्यूह है, तो x का मान ज्ञात कीजिए किन मानों। टाइप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक्सरसाइज के अंदर 3 या 4 प्रश्न आपको मिलेंगे और आप आज आप देख लें, उनको आप टिक कर लेना, ठीक है ना, उनको आप करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये 1 एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, सबका गुणा संभव। ये देखो 3 गुणा 3, ये इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के समान है, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या, तो आप टेंशन की जरूरत नहीं है। और जब आप मल्टीप्लाई कर भी ले, किसी का किसी से कर ले, मान लीजिए इसका इससे कर लिया तो 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 फिर संभव हो जाएगा। तो इसलिए ये सवाल इस तरह से दिया जाता है कि गुणा अपने आप संभव हो। तो चूंकि संभव है तब स्टार्ट करते, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये आप ध्यान रखिएगा 1 इंटू 3 ही बनेगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस 2x और प्लस 15, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले स्थान पे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 5x और प्लस 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 प्लस x प्लस 2, ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ पर हो गया 1 2x इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 16, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, केवल इनको सही से लिख दिया। अब ये क्या बन गया, 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1। देखिए उत्तर क्या आएगा, 1 गुणा 1, ये संभव है, संभव है तो करो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ सब जुड़ जाएंगे, तो 2x प्लस 16 बन जा, यही रहेगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10x और 2 6 जा 12, प्लस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन का ये बन गया, तो सबको जोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 और 10 12, 12 और 4 16, 16x और प्लस कितना बचा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है या करके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर 16x प्लस के 12, 16x और प्लस के 12, ठीक है, निश्चित तौर पर ये है, और इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड क्यों नहीं हो रहे हैं, ये देखो, ये 16 है 10, यहाँ पे देखेंगे, ये दोबारा से देखेंगे, 10 2 12, 12 4 16x है ना, और 16 और 12 28 होगा, 28 के फैक्टर करेंगे तो 14 गुणा 2, 14 दूना 28, 14 और 2 16, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस के 2x और प्लस के 28 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जब आंसर देंगे तो x इक्वल टू -14 या x इक्वल टू -2, इस तरीके से आपके जो आंसर होंगे x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू -2। आप एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये फैक्टर लिखे हुए हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर मैंने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं है कि सर या करके लिख रहे हैं आप, बिल्कुल
यहाँ पर दो वैल्यू x की नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी, चाहे तो 14 ले लो चाहे -2 ले लो। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता और लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही माना जाता है। तो आपको एक ही वैल्यू यहाँ लिखना होगा कि x = -14 या x = -2। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स के अंदर ये मेथड्स पढ़ रहे हैं। इन मेथड्स पे आधारित आज आप एक्सरसाइज करेंगे 3.1, उसमें जो भी सवाल आपको आने लगे उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज आप ये नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।